इलेक्ट्रिक करंट को हम या वोल्टेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। ये हमने चैप्टर 3 करते वक्त भी किया था ना, चैप्टर 3 करते वक्त भी हमने ये सेम चीज जो है वो डिस्कस की। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और अगर आप वोल्टेज की बात करोगे तो हम उसको सिंपली डीसी वोल्टेज बोल देंगे। हालांकि यहाँ पे सी का मतलब करंट है, तो डायरेक्ट करंट वोल्टेज हो गया एक तरह से। इसको हम सिंपली डीवी नहीं बोलते, इसको हम डीसी वोल्टेज ही बोलते। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर डीसी लिखा है तो डायरेक्ट करंट है, डीसी वोल्टेज लिखा है तो मतलब वोल्टेज की बात है। ठीक है, एसी सिमिलरली एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, और या फिर ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें अगर वोल्टेज की बात करें तो पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी रिमेन्स फिक्स्ड, पोलैरिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, और करंट में पोलैरिटी, भाई वोल्टेज में तो पोलैरिटी होती है प्लस और माइनस, करंट में डायरेक्शन होती है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ करंट डजंट चेंज। ठीक है, अब डीसी भी दो तरह की हो सकती है बच्चों, एक हो सकती है कांस्टेंट डीसी, एक हो सकती है वेरिएबल डीसी। तो चैप्टर 3 में हमने जो पढ़ी थी वो कांस्टेंट डीसी पढ़ी थी, आपको याद होगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या कह रहा है, टाइम चाहे चेंज हो रहा है लेकिन उसके साथ जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट डीसी। वोल्टेज के लिए भी सिंपल ऐसे ही आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सेम ग्राफ, बस यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज हो जाएगी वो, है ना। अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल की बात करें, देखो जरा, अगर मैं करंट की ही बात करूं तो सपोज करो हमने इस तरह का करंट हमें मिला है, ये करंट बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये वेरी कर रहा है। लेकिन आप देखो करंट यहाँ पे भी हमेशा क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे भी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो मतलब करंट की वैल्यू जो नेगेटिव भी आएगी, उसका मतलब क्या है, आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि एक ही तरह की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है करंट की, वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन सेम। तो ये हो गई वेरिएबल डीसी, ये हो गई कांस्टेंट डीसी। वेरिएबल डीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 में, कांस्टेंट डीसी हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, अब एसी, एसी में क्या होता है, और एसी में वेरिएशन आते हैं। कैसा वेरिएशन आता है, देखो अगर वोल्टेज है तो पोलैरिटी विल चेंज कंटिन्यूअसली, पोलैरिटी विल चेंज कंटिन्यूअसली, पहले पॉजिटिव पोलैरिटी होगी फिर नेगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव हो जाएगी। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई दो टर्मिनल्स है, पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑल्टरनेटली चलता रहेगा। तो पोलैरिटी जो है वो बच्चों इस तरह से, वोल्टेज है तो पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अच्छा अगर करंट है तो क्या होगा, डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली। सेम चीज यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, पीरियोडिकली। मतलब इस बात का क्या है कि जैसे आपने क्या करा, ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, वैसे तो कोई बात नहीं है, एक में भी बोल सकते हो, बट मैं दो में कर दे रहा हूं। साइनोसॉइडल एसी और नॉन साइनोसॉइडल एसी, दो तरह के एसी में हमने इसको डिवाइड कर दिया, साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल एसी जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, साइनोसॉइडल एसी। नॉन साइनोसॉइडल हमारे सिलेबस में नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इनकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू वगैरह निकालना सिखा देते हैं, तो वो जैसे इसकी निकलती है बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे, निकल जाएंगे, बट फॉर्मूले हम कुछ याद कर लेंगे।
तो हम अपना डिस्कशन सीबीएसई तक ही सीमित रखेंगे। यहाँ पे देखो जरा, साइनोसॉइडल एसी का मतलब क्या होता है? साइनोसॉइडली, जैसे साइन या कॉस वेरी करता है वैसे क्या करेगा, एसी वेरी करे। तो जैसे करंट आपने ग्राफ ड्रॉ करना चाहा, करंट का ग्राफ आपने मान लीजिए ड्रॉ करना चाहा, तो करंट का ग्राफ जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, साइन के फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस हो या साइन हो एक ही बात। तो क्योंकि करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है इसलिए साइनोसॉइडल एसी बोला है। और एसी है कैसे पता चला, यहाँ पे वैल्यू करंट की पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मतलब थोड़ी देर करंट की डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज थी तो थोड़ी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर वोल्टेज का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही आएगा। पिच, पिच मतलब हाँ ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ होगा एकदम जैसे साइन का रहता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में, अभी तो सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। नॉन साइनोसॉइडल एसी का मतलब हो गया जैसे ग्राफ मान लीजिए ये स्क्वायर वेव टाइप की हो गई, ट्रायंगुलर वेव हो गई, ऐसे करके सॉ टूथ भी होती है ट्रायंगुलर में एंड सो ऑन। ठीक है, तुम आ गए, तुम तो मैसेज कर रहे थे कि नहीं आओगे। अच्छा जल्दी छुट्टी हो गई तुम्हारी, है टीचर्स ने मना कर हैं? चलो अच्छी बात है, कुछ तो फायदा हुआ है टीचर्स डे। चलो खैर, ये हमारी क्लासिफिकेशन है, हमें क्या पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है, अभी हम और डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने इससे पिछले चैप्टर में जस्ट अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है, जब कॉइल घूमती है साइनोसॉइडली फ्लक्स वेरी करता है, कांस्टेंट स्पीड से अगर घूमेगी तो, और साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट होती है, साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट होती है। ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं वापस से बता देता हूँ एक दो लाइन, क्योंकि वो हमारा बेस है इस चैप्टर का। क्योंकि एसी जनरेटर क्या कर रहा है, वो एसी प्रोड्यूस कर रहा है। एसी जनरेटर क्या कर रहा है, वही एसी प्रोड्यूस कर रहा है, और वही एसी हम यूज कर रहे हैं, उसी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलता नहीं है बेटा शायद, देख लो एक बार। हाँ एसी में वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट है ना, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, फिर बस डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू तो कांस्टेंट है। नहीं नहीं, ये तो वेरिएबल है बेटा, कांस्टेंट का मतलब तो सेम रहना चाहिए, ये तो वेरिएबल है जो आप दिखा रहे हो। एक्स, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों जगह ग्राफ है तो चेंज हो, अगर सिर्फ नीचे है तो भी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। चलिए खैर, ये क्लियर है सभी को, तो इसको मैं हटा दूं फिलहाल के लिए। एक बार देखिए, हमने एसी जनरेटर लिया था बच्चों, पिछली क्लास में देखा था कि अगर हम एक जनरेटर ले ले, नॉर्थ साउथ बीच में एक कॉइल है, वो कॉइल जो है अगर हम कांस्टेंट स्पीड से घुमाएं तो फ्लक्स जो होगा वो कैसे वेरी करेगा, साइनोसॉइडली वेरी करेगा, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ आएगा। कॉस ओमेगा टी हमने ले लिया था, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ये है और यहाँ से घूमना शुरू कर रही है, तो इस तरह से फ्लक्स वेरी करेगा। तो इसमें हमने ईएमएफ निकाली थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो आ गई थी कितनी, फाई एम ओमेगा। ओमेगा को तो चाहो आप 2 पाई एफ पे लिख सकते हो, है ना, तो 2 पाई एफ फाई एम साइन ओमेगा टी, और वो भी किसका, माइनस का था, और एक माइनस फॉर्मूले में लगता है तो ये सेम हो जाएगा। साथ ही साथ हमें किससे, n से मल्टीप्लाई करनी थी, तो E इज इक्वल टू 2 पाई एफ एन फाई एम साइन ओमेगा टी आ गया था। याद है आपको, ये पूरी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एम साइन ओमेगा टी, वेयर ई एम इज दिस वैल्यू। यहां तक क्लियर है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। तो आप ये देखिए कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपने खुद ही मेरे को बताया था एक बार कि पानी जो होगा वो काफी ऊंचाई से गिरेगा टरबाइन के ऊपर, वो रोटेट करेगा, जब टरबाइन रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये रोटेट करेगी, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगी तो फ्लक्स साइनोसॉइडली वेरी करेगा,
फ्लक्स साइनोसॉइडली वेरी करेगा तो ईएमएफ भी साइनोसॉइडल इंड्यूस होगी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। अगर फ्लक्स साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है तो ईएमएफ इज बाउंड टू वेरी साइनोसॉइडली। ईएमएफ तो साइनोसॉइडली वेरी करनी ही पड़ेगी, आपके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कारण भी होता है कि साइनोसॉइडल वेरिएशन हम लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ये यहां तक? कोई डाउट है तो पूछिए। पीछे वाले में डाउट है? हाँ, वो थोड़ा सा लेट आई हो ना तो इसलिए। अब वो क्लासिफिकेशन है, वो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूंगा बात, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो ईएमएफ जनरेट होती है, ऐसे बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, सेम साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट करते हैं और उसको वायर्स के थ्रू हमारे घरों तक, ऑफिसेस तक या दूसरी साइट्स तक पहुंचाते हैं। तो हमें जो घरों में या ऑफिसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा कनेक्शन मिलता है, वो कैसा कनेक्शन होता है? वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है। ठीक है, और ये हमने चैप्टर 1 में भी एक बार डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास सॉकेट, यहाँ पे स्विच लगा होगा, ठीक है, ऑन या ऑफ जो भी हो रहा है। तो हमने डिस्कस किया था, एक होता है इसमें लाइव, एक होता है इसमें न्यूट्रल और एक होता है अर्थ। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि होता क्या है एक्चुअल में। हमें सबसे पहली चीज तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल रही है, हमें सिर्फ क्या मिल रही है? वोल्टेज मिल। मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब होता है V इंटू आई। ये याद है आपको? हमें सिर्फ क्या मिल रही है? वोल्टेज मिल रही है। ये प्लस है, ये माइनस। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। चाहे आप इसमें कुछ प्लग करो, चाहे आप प्लग ना करो, ये चल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब तक यूज नहीं होगी, अभी सिर्फ वोल्टेज अवेलेबल है ना। करंट कितना है? 0। अगर करंट 0 हो गया तो V इंटू आई 0 हो जाएगा, तो T भी होगा। एनर्जी अगर लिखे हो तो पावर लिखोगे तो V आई। तो अभी कितनी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं? 0, क्योंकि करंट 0 है। जब तक आप अपना डिवाइस प्लग नहीं करोगे तब तक उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो हम एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, तो बिल भी नहीं आएगा। लेकिन आप डिवाइस प्लग करोगे, उसमें करंट फ्लो करेगा, दैट मींस वोल्टेज भी है, करंट भी फ्लो कर रहा है और टाइम भी बीत रहा है। तो VIT के हिसाब से आप एनर्जी यूज कर। क्लियर है ये? लेकिन हाँ, वो अपने आप ऐसे हो रहा है क्योंकि ईएमएफ ऐसी जनरेट हो रही है ना बेटा। ईएमएफ क्या कर रही है? देखो जरा, ईएमएफ टाइम के साथ, पहले ईएमएफ 0 थी, धीरे 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 बढ़ी, मैक्सिमम हुई, और फिर उसके बाद वापस से क्या हो गई? 0। मतलब शुरुआत में जब ये पॉजिटिव और ये 0 है तो वैल्यू वोल्टेज कितनी है? 0 अवेलेबल है। वो 0 से बढ़ती 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। कितनी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू? EM, वो ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। ठीक है, पोलैरिटी यही रहेगी, प्लस माइनस। अब ये वापस से क्या होगी? घटनी शुरू होगी वोल्टेज, और क्या हो जाएगी? 0। पोलैरिटी अभी भी क्या है? प्लस और माइनस। लेकिन जैसे ये 0 पे पहुंचेगा, उसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? पोलैरिटी हो जाएगी रिवर्स, ये माइनस और ये प्लस, और अब वोल्टेज फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, बढ़ेगी, मैक्सिमम तक जाएगी -EM तक, और फिर वापस 0। फिर पोलैरिटी रिवर्स होगी, वोल्टेज बढ़ेगी, घटेगी, फिर पोलैरिटी रिवर्स होगी, नेगेटिव में बढ़ेगी, घटेगी, एंड सो ऑन। ये साइकिल चलती रहती है। हाँ, वोल्टेज तो कम ज्यादा होती रहती है, तुम प्लग करो या ना करो। और प्लग करोगे तो ऑब्वियसली डिवाइस को भी ये वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज ही मिलेगी। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं मिलती है। जैसे सेल होता है, बाजार से हम खरीद के लाते हैं, घड़ी में लगा देता है, वो तो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है। लेकिन ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता, ये चेंज होती रहती है। मतलब अगर आप एक बल्ब ले लें तो एक्चुअल में ये नहीं है कि उससे एक फिक्स करंट फ्लो करो। उस बल्ब से क्या होगा? एक करंट फ्लो कर रहा होगा पहले ऐसे, जो कि बढ़ेगा पहले,
फिर घटेगा और फिर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। फिर वो करंट बढ़ रहा होगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर घटेगा और फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है। अब ये अपने आप में एक और क्वेश्चन है कि जब भी अगर आप बल्ब ले लोगे तो लेकिन कभी वो नजर आता है क्या आपको? ऐसा लगता है क्या कि रोशनी कम हो गई हो, फिर रोशनी बढ़ गई हो, फिर कम हो गई हो, फिर बढ़ गई हो? डायरेक्शन से तो कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो उसके अंदर करंट पास कर रहा है वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो करंट तो चाहे ऐसे पास करे चाहे ऐसे पास करे, हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो लाइट तो प्रोड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में? ब्लिंक करता है वोल्टेज कम ज्यादा से नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी से होता है। वो ब्लिंक करता है लेकिन हमारी आंखें उसको नोटिस नहीं कर सकती, हमारी आंखें उसको नोटिस नहीं कर सकती। ठीक है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये फ्रीक्वेंसी। तो जो हमें सप्लाई घरों में मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है 50 हर्ट्ज का? 50 हर्ट्ज का मतलब है ये गया मैक्सिमम 0 और फिर ये पूरी मिलाकर के एक साइकिल हो गई, पहले पॉजिटिव मैक्सिमम फिर 0 फिर ये ऐसी ऐसी 50 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वो इतनी जल्दी 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 हो रहा है ना कि हमारी आंखें उसको नोटिस नहीं कर सकती। लगभग 13 हर्ट्ज या 16 हर्ट्ज तक हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर एक सेकंड में 13 टू मेरे ख्याल से 13 हर्ट्ज होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 13 टाइम्स अगर वो फ्लिप कर रहा है तो हम उसको नोटिस कर सकते हैं। उससे ज्यादा होगा तो हम नोटिस नहीं कर सकते, हमारी आंखें उसको नोटिस नहीं कर सकती, उसको कंटिन्यूअस की तरह देखेगी, उसको सेपरेट नहीं देखेगी। आप स्लोमो कैमरा ले लो, स्लो मोशन कैमरा, उसमें आप देखोगे वो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। ऐसा होता भी है जब आप कैमरा यूज करते हो तो वो कई बार आपको नजर आता है ना कि जो ट्यूबलाइट है वो बार बार कम हो रही है फिर बढ़ रही है, ऐसा नजर आता है ना। तो वो फ्रेम्स पर सेकंड का हिसाब होता है। ऐसे टीवी में होता है ना, स्क्रीन इतनी जल्दी जल्दी पलट जाती है, हमें ये नहीं, हमें थोड़ी पता चलता है कि स्क्रीन पलट गई। इस चीज को ध्यान दे पाते हो तुम? नहीं दे पाते। ठीक है। रिकॉर्डिंग में भी ऐसा होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लगभग 13 हर्ट्ज तक ही क्या कर सकते हैं, नोटिस कर पा सकते हैं, फ्लिकरिंग अदरवाइज नहीं कर सकते। ये तो 50 हर्ट्ज है, लगभग 4 गुना। बल्ब की फ्रीक्वेंसी क्यों कम होगी बेटा? नहीं नहीं, वो अलग चीज है बेटा, उसको उससे नहीं मैच करेगा। ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, बल्ब की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती है, लाइट की इलेक्ट्रिसिटी जो तुम यूज करो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई करंट। ठीक है। या उसके और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड नहीं है, वो वोल्टेज से रिलेटेड है। ठीक है ना। दो चीजें हैं, एक तो जल्दी जल्दी वेरिएशन आना और एक कम वेरिएशन आना या ज्यादा वेरिएशन आना। ठीक है। हमने पिछली क्लास में भी इसको लिख करके देखा था, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई करंट है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, आई है, और ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एम मैक्सिमम वैल्यू साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी। थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या फिर यहाँ पे थीटा बाय टी भी हम लिख सकते हैं। तो वहां से हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ओमेगा इज 2 पाई एफ। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो। और इस तरह से काम। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे। ठीक है। हाँ, मतलब आप ये मान सकते हो कि ये दोनों लाइव हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं, ऐसा करके। ठीक है। बट उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब एक लाइव और एक न्यूट्रल चाहिए। भाई करंट फ्लो कराने के लिए क्या होगा, एक जगह से करंट निकलेगा दूसरी जगह पे एग्जिट करेगा, तो हमें दो चाहिए। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो वोल्टेज भी इस तरह से चेंज होती रहती है और करंट भी इस तरह से चेंज होता है। लेकिन जब हम अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल में बैटरी होती है या हमारा जो इन्वर्टर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि चार्जिंग एसी से पॉसिबल नहीं है।
एसी से आप सेल को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार करंट ऐसे फ्लो कराएगा, ऐसे करंट फ्लो करा, एक बार चार्ज हो गया, तब दोबारा ऐसे फ्लो कराएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, एसी से चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे जो एडेप्टर्स होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, कई तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो पहले किसको कन्वर्ट करते हैं, उस एसी को डीसी में, वोल्टेज भी कम करते हैं उसकी, और उसके बाद फिर वो बैटरी चार्ज, है ना, ठीक है। अर्थिंग का हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, सेफ्टी के लिए होता है। जो ज्यादा हाई पावर डिवाइसेस होते हैं उनमें 3 पिन वाले होते हैं, बाकी 2 ही पिन वाले होते हैं, मैं ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। आप घर में क्या बोलते हो कि आपको कितनी वोल्टेज मिल रही है, या आप घर बाजार से एक बल्ब खरीद के लाओगे, या ट्यूबलाइट खरीद के लाओगे, या एक पंखा खरीद के लाओगे, तो उस पर वोल्टेज की वैल्यू फिक्स लिखी होती है ना, उसको लिखा होता है 220 से 240, 230, ऐसा कुछ लिखा रहता है। हाँ, वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट लिखा होता है, क्योंकि हमें 230 के अराउंड ही मिलती है, 220 230 के बीच में ही मिलती है वोल्टेज। हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होगा तो उसी के आसपास आएगी। तो आप देखो, जो भी खरीद के लाओगे सामान, उस पर यही लिखा होता है। हालांकि कुछ कंट्रीज में 120 के आसपास भी होती है, पर हमारे यहाँ पे ये यूज होती है स्टैंडर्ड। तो वोल्टेज तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो फिर ये 220 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू का आंसर हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, ये आरएमएस वैल्यू। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, करंट भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब आप लेकिन डिवाइस पे लिखोगे तो कुछ एक चीज ही तो लिखोगे ना, या लिखोगे इतने से इतने तक, फिर इतने से इतने तक, ठीक है, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या लिखें, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो क्या करेंगे हम, एवरेज। भाई जब जितना भी हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स, उसके हिसाब से सबसे पहली चीज तो दिमाग में यही आएगी, एवरेज, मीन वैल्यू, कि करंट की या वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है, तो वोल्टेज की जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो हम लिखते हैं, या वो हम अपने कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज कर लें, ठीक है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी एवरेज वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होता है, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। देखो, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करता है नोटेशन, मैं अपना अलग तरीके से नोटेशन यूज कर रहा हूँ, जैसा मैंने अपने नोट्स में यूज किया, है ना। तो जैसे इंजीनियरिंग में जो सिंबल लिए जाते हैं, जो, या यूं समझ लीजिए कि जो स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, मैं वो यूज कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में थोड़े से डिफरेंट है, हालांकि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताया, अगर कहीं पर भी मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, इसका मतलब हम कौन से करंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। अगर स्मॉल ही लिखा है तो इसका मतलब मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात, क्योंकि देखो हर टाइम पे करंट की वैल्यू अलग अलग ना, है कि नहीं है, ऐसे वोल्टेज की। तो किसी टाइम पे जो करंट होगा या वोल्टेज होगी वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। तो स्मॉल लेटर से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मेरे नोट्स में भी हमेशा हर जगह पे यही मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम जिसको हम पीक भी बोलते हैं, पीक वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम वोल्टेज है, ये आई एम, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम करंट है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपली कैपिटल ई एम या फिर आई एम लिख, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। पीक मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू के लिए या मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ई एम या फिर आई एम यूज कर लेंगे, अकॉर्डिंगली करंट है कि वोल्टेज है, वोल्टेज, ठीक है। बाकी जो सिंबल जैसे यूज होने हैं वो मैं बताता रहूंगा, है ना।
जैसे एग्जांपल के लिए एवरेज वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आई ए वी या ए वी जी लिख सकते हो जैसे आपका मन करे, और ई ए वी। ठीक है, ये किसके लिए है? एवरेज। और कॉमा टी मैं लिखूंगा साथ में, ए वी जी कॉमा टी भी लिखूंगा कैपिटल टी। ये एवरेज क्या है? फुल साइकिल का। फुल साइकिल मतलब ये एक साइकिल होती है बच्चों, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल एंड सो। तो टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब एवरेज ओवर वन फुल साइकिल, या फुल साइकिल एवरेज भी बोल सकते हैं कि पूरी साइकिल पे हमने क्या करा, करंट की एवरेज निकाला। अगर मैं इसको लिखूंगा आई ई ए वी जी कॉमा टी बाई टू, या आई ए वी जी कॉमा टी बाई टू, इसका मतलब एवरेज ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का एवरेज निकाला। सिमिलरली अगर मैं सिंपली ई या सिंपली आई लिख रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। ये क्या होता है, क्यों होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमारे नोटेशंस हो गए। अब डेरिवेशन या तो मैं वोल्टेज के लिए कर देता हूं या करंट के लिए कर देता हूं, लेकिन वैलिड वो दोनों के लिए होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं वोल्टेज ले लेता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं, एवरेज वोल्टेज निकाल देता हूं ओवर फुल साइकिल। वोल्टेज के लिए हम V यूज कर लेंगे। ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रही है वो ईएमएफ है E, जो हमें अवेलेबल है वो वोल्टेज है V। तो मैं उसके लिए क्या लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो E एवरेज है जैसे, इसी तरह से V एवरेज भी लिख सकते हैं ना, E बाई टू एंड सो ऑन। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल आई और यहाँ पे लिख दिया मैंने टी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तो करंट तो चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने स्मॉल आई, हाँ वोल्टेज बोल के करंट लिख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल वी लिख लिया, है ना। और मैं इसका वेरिएशन साइनोसॉइडल ले रहा हूं, आप चाहो तो कॉस साइन भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं मान लूंगा Vm। नेचुरली नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस Vm हो जाएगी कैपिटल। ठीक है, यहां तक का टाइम जो होगा वो कैपिटल T है, और यहां तक का एंगल अगर आप निकालोगे तो वो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं टाइम लिख दे रहा हूं बस। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके कैसे करेंगे, V एवरेज ओवर फुल साइकिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। देखो, अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, मतलब आपके पास अलग अलग कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, तो आप एवरेज कैसे निकालते हो। मान लो आपको 5 वैल्यू दे रखी है किसी चीज की, वोल्टेज की, आप एवरेज निकालना चाहते हो, 5 को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो। यही तरीका होता है ना एवरेज निकालने का या मीन निकालने का। 10 दे रखे हैं, 10 को ऐड करो, 10 से डिवाइड करो। 20 दे रखे हैं तो 20 को ऐड करो, 20 से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यूज है वोल्टेज, इनफाइनाइट। तो पहली बात तो वो प्रोसीजर पॉसिबल ही, ठीक है, पॉसिबल नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, जिस भी चीज की एवरेज निकालनी है, अगर इंस्टेंटेनियस वेरिएशन है, इनफाइनाइट वैल्यूज पहुंच रही है, तो आप क्या करिए, सिंपली उसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 0 से t। 0 से t क्यों करा है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए करते हैं एवरेज। हाफ साइकिल के लिए करते तो बस डिफरेंस क्या आता है, 0 से t बाय 2 होता है। और नीचे आप यहां पर जो लिखा हुआ है यानी dt जो लिखा है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t। क्लियर है ये?
क्लियर है ये? अच्छा, ये फॉर्मूला होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये 0 से t तक वेरी कर रहा है ना, तो आप इसको सिंपली t भी लिख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको सिंपली आप t भी लिख सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूं क्यों। 0 से t dt इंटीग्रेट करोगे कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, लिमिट क्या हो जाएंगी 0 से t माइनस 0 आ गया t। अगर यहाँ t/2 होता तो ये पूरा t/2। तो आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्टली भी ऐसे भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। सेम चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय टाइम्स दिस इंटीग्रल। बोलिए कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अगर करंट की निकालनी होती तो बस यहाँ पे v की जगह पे क्या आ जाता, आई। करे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करें बच्चों। कौन सा कलर, येलो? कैलकुलेशन कर। तो यहाँ पे देखो जरा, पहले तो एक चीज ये देखो कि यहाँ पर v जो है वो क्या होगा, vm, क्योंकि साइनोसॉइडल साइन वाला फंक्शन है ना, तो साइन ओमेगा t। अब मुझे निकालनी है v एवरेज t 0 से t, और v की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, vm साइन ओमेगा t dt, और यहाँ तो 1/t है, 1/t है ही ऑलरेडी। vm जो है कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है हर बार, वो तो सेम ही आएगी ना, सेम है ना। तो vm आ जाएगा बाहर कांस्टेंट होने की वजह से। इंटीग्रल क्या रह गया, 0 से t साइन ओमेगा t। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था ये 0 होता है। फुल साइकिल इंटीग्रेशन करोगे साइनोसॉइडल फंक्शन का, फुल साइकिल इंटीग्रेशन करोगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए, अगर किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। उसका कारण क्या है, इंटीग्रेशन आपको एरिया बताता है, एरिया भी कैसा, अलजेब्रिक। तो देखो ये एरिया जो रहा होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला एरिया कैसा आएगा इसमें, नेगेटिव। इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली इनको क्या करके देता है, ऐड करके देता है। प्लस वाले को प्लस लेगा, माइनस वाले को माइनस लेकर के ऐड करके ऑटोमेटिकली आपको अलजेब्रिक सम करके देता है। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बोल देने भर से संतुष्टि ना हो, क्या पता आपको, और होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से टी, तो ये हो गया vm बाय ओमेगा टी। माइनस का साइन भी चाहो तो बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 हो जाएगा, बोलो हाँ भाई, माइनस अपॉन ओमेगा, ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा कॉस ओमेगा टी। एक बार अपर लिमिट रख दी माइनस, एक बार लोअर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा होता है 2π/t, ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो इसका मतलब ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ये याद रखिए। तो माइनस का vm बाय ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस 2π मतलब कितना हो गया, हाँ कितना होता है वैल्यू बताओ, -1 पूछ रही हो, बता रही हो, 1 होगा बच्चों। माइनस कॉस 0 क्या होता है 1। अगर नहीं भी याद हो तो याद रखना, फुल साइकिल इंटीग्रेशन 0 होता है, 1 - 1 करना है। क्या ये वाली, तो ये मैंने बता तो दिया था पिछली क्लास में, बताया था कि डायरेक्ट क्या कि 0 से, हाँ हाँ, इवन ऑड फंक्शन वाला, ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसका, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं हुआ है, ठीक है,
वो आपका जो इवन ऑड वाला लगता है वो माइनस टी से प्लस टी होता है या माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू होता है। लिमिट होनी चाहिए ना, माइनस ए से ए होनी चाहिए ना। हाँ, हालांकि एक और उस तरह की प्रॉपर्टी भी होती है जो तुम बोल रही हो, उससे भी हो जाता है, बट ठीक है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ सिंपली बोल रहे हैं इंटीग्रेशन कर दिया हमने, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं इस बात को कि एरिया अंडर कर्व जो है वो पॉजिटिव भी है और उतना ही नेगेटिव भी है, टोटल मिला के 0। हाँ, पहले बाहर ले लिया बाद में बाहर ले लिया, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, क्या दिक्कत है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, F50 फिक्स है अगर हम हाउस होल्ड की बात करें। और नहीं भी होगा तो लिमिट तो टी की रखनी है ना, तो टी से मतलब है ना, बाकी सब तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाकी तो जो कॉमन है बाहर ले लो, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तक देखो, मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो? अब तुम अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि हमारे घर में 0 वोल्टेज आती है? भाई एवरेज वैल्यू तो 0 आ गई ना, मीन वैल्यू। तो हम क्या उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि हम एवरेज वैल्यू बता दें? एवरेज वैल्यू तो 0 आ गई ना, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि 0 वोल्टेज आ रही है, 0 करंट आ रहा है, तो बिल भी 0 होना चाहिए, तो हम पैसे भी 0 ही देंगे। वो कहेंगे हम तुम्हारा कनेक्शन ही काट देते, तुम रहो 0 ही रखो, तो ठीक है। तो मीन वैल्यू 0 आ रही है तो उसको यूज नहीं किया जा सकता, ये तो है ना, आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि इसको हम यूज करेंगे ऐसे। इंटीग्रेशन पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन सही है, बाकी सिंपल है, फॉर्मूला आसान है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन आता है तो बड़े प्यार से 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो फिर क्या दिमाग लगाया कि चलो भाई फुल साइकिल से बात नहीं चल रही है तो हाफ से कर लो। हालांकि यूज हम उसको भी नहीं करते हैं, यूज तो हम आरएमएस वैल्यू बताने के लिए करते हैं, लेकिन हम निकाल लेते हैं एक बार। तो कह रहा है एसी वोल्टेज निकालो ओवर, सॉरी एवरेज वैल्यू निकालो ओवर हाफ साइकिल निकालो, है ना। ये क्यों हमने बोला? क्योंकि हाफ साइकिल में सिर्फ पॉजिटिव एरिया होगा, 0 तो होएगा नहीं, ठीक है ना, तो वो हम निकालें। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, वी एवरेज टी बाई टू इज इक्वल टू, नीचे सीधे टी बाई टू लिख दूं और ऊपर क्या हो जाएगा, वी डी टी 0 से टी बाई टू, ये पलट के हो जाएगा 2/t इंटीग्रल वी डी टी 0 से टी बाई टू। देखो ठीक है, v की जगह पे क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो वी एवरेज टी बाई टू साइकिल के लिए हो जाएगा 2Vm/t, अंदर क्या रह जाएगा, साइन ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, बस ये t बाई टू हो गया ना, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा, लिमिट ही तो चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, बोलो क्या कहते हो, स्टेप बचा दूं या नहीं? ऐसा कंफ्यूजन, स्टेप बचाने का मतलब कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बढ़ गई कोई फायदा नहीं है फिर उसका। भाई देखो कैलकुलेशन आप वो भी याद करनी होती है, रटने की बात हम नहीं कह रहे हैं, हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम जब इंटीग्रेट करते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, तो स्टेप्स कैसे स्किप करोगे, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करोगे, अंदाजे से ही तो। भाई आप एक हद तक कुछ ट्रिक्स कर सकते हो, हम कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी रहे कि रूट निकाल लो ऐसे तरीके से, स्क्वायर निकालना हो तो ऐसे ऐसे कर लो, वैसे वैसे तरीका, वो सब चीजें हम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कुछ चीजें मेमोराइज कर लेने से, अंदाजा डेवलप कर लेने से कैलकुलेशन को फास्ट किया जा सकता है, और फास्ट कैलकुलेशन की तो जरूरत होती है, सीबीएसई में भी, नीट में भी, जेई में भी, है ना। तो मैंने कर दिया, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, पूरा सॉल्व कर सकते, नहीं तो यहीं से आगे बढ़े, बढ़े आगे। तो ये हो गया माइनस का 2Vm/t, लिमिट पुट कर दोगे तो cos
ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो तो हमें पता है 1 होगा। ये 2 पाई बाई 2 मतलब पाई हो जाएगा। इनके नंबर नहीं घटते। कभी तुम सोचने लगो कि सर ने ऐसे कर दिया, एग्जाम में ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पार्ट टूट रहा। भाई 12th क्लास में हो तुम, अगर तुमने इस स्टेप के बाद मतलब एक बार ये पुट करके दिखा देना कि यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी रखा है, उसके बाद सीधे ये स्टेप लिख दिया, तो बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि 12th क्लास के बच्चे को 2-3 स्टेप छोड़ देने नहीं चाहिए? हम वो भी छठी क्लास के बच्चे की तरह सॉल्व करके दिखाएगा, है ना? ऐसी एक्सपेक्टेशन अगर टीचर रख रहा है तो वो ठीक नहीं है, वो टीचर के एंड पे ठीक नहीं है। कैलकुलेशन इतनी ज्यादा पगलाना नहीं चाहिए कि आप सोचो कि हर स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा नहीं तो नंबर घट जाएगा। भाई आप 12th क्लास में 12th क्लास के हिसाब से सॉल्व करोगे। और देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कोई भी नहीं देख रहा, आप सीधे आंसर लिख दो, आपको तो मार्क करके आना। तो कॉस पाई हो गया -1 और ये 1 -2 मल्टीप्लाई होकर 4 Vm में टी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ओमेगा भी आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है? इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा टी आएगा ना। ओमेगा देखो यहाँ पे ओमेगा भी तो आएगा, है ना? तो वो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा अंदाजे के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। 2 से गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2Vm में पाई। तो V एवरेज P/2 के लिए क्या आ गया? 2Vm में पाई। देख लो इसको, कोई डाउट है? देख लो, करंट के लिए निकालेंगे तो 2Im में पाई। हाफ साइकिल की हमने क्या निकाल लिया? एवरेज वैल्यू। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल, तो यही आएगी, बस माइनस का आएगा साथ में आंसर। भाई आंसर में माइनस ला जाएगा बस, क्योंकि एरिया नेगेटिव है ना, ठीक है? ये अब जिनके पास मैथमेटिक्स है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे भी आप अंदाजा रख सकते हो कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है, अगर आप हाफ साइकिल का एवरेज, फुल का तो जीरो हो जाएगा, हाफ का अगर आप निकाल रहे हो तो जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है उसका डबल करो, पाई से डिवाइड करो। भाई आपको साइनोसॉइडल फंक्शन का मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन करने को आ जाए। मैं तो एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एमसीक्यू सीबीएसई में ही आ जाए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई जो सीख रहे हो उसको यूज करो ना। जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, अगर वो आप उसे मैक्सिमम या फिर एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक अगर आप यूज कर रहे हैं उसको, तो वो तो अपने आप में एक बहुत अच्छी सिचुएशन है ना, वो आपको हर तरह से हेल्प करेगा, ठीक है? तो पहले से आंसर पता होने के भी तो फायदे होते हैं ना। कुछ भी नहीं तो चेक तो कर ही लोगे। मान लो एमसीक्यू नहीं आया सीबीएसई में, सब्जेक्टिव आया, डिस्क्रिप्टिव आया, आपको सॉल्व करना पड़ गया, तो भी आंसर तो पहले से ही पता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पाई ये होना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो ये इस टाइप की चीज है। क्लियर है? एवरेज निकालना आ गया। नेक्स्ट इज आरएमएस, ठीक है? आरएमएस का कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अब हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए, है? कुछ नहीं कहा आजकल ना, मेरा मन नहीं करता जो इसको बंद कर दे।